को शुरू करेंगे। आप यहाँ पर दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में ले आएंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए यहाँ पर और अपनी हथेलियों से अपनी आईज को कवर करेंगे। तो आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा रिवीजन चलेगा। हमारी आज की भी क्लास है और कल की भी क्लास अभी है, तो उसमें हमारा रिवीजन चलेगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। और ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं कि हमारा भी हम कहाँ पर पहुंचे थे। हम बात कर रहे थे कि मिलावट की किस किस तरीके से खाने की चीजों में मिलावट की जाती है, तो वो सब हमने कल पढ़ा था। अनाज में किस किस चीज की मिलावट होती है और अनाज में सस्ते अनाज की मिलावट की जा सकती है, कंकड़ पत्थर इन सब चीजों की मिलावट की जाती है, दालों में भी, और दूध से बनी चीजों में अरारोट, या फिर इसमें बताया गया है कि जो मतलब चीजें होती हैं उसमें जो है जैसे दूध में तो नॉर्मली पानी की मिलावट की जाती है, लेकिन जो दूध मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि ब्लॉटिंग पेपर की जो कतरन है, जो शेड होती है, उसको भी मिला दिया जाता है, तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। दही में और इस रबड़ी में, इन चीजों में तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। एंड जो वनस्पति तेल है उसमें वेस्लीन, चर्बी या मशीनी ऑयल डालकर उसको मिला दिया जाता है, तो इसमें अलग अलग तरीके की, और जैसे मसालों में चाहे वो हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर हो, तो उनमें भी अलग अलग तरीके की चीजों को मिलावट की जाती है। जैसे धनिया पाउडर में भी बुरादा मिला दिया जाता है, चावलों का भूसा या जो घोड़े की लीद होती है उसको मिलाया जाता है। पीसी मिर्च में गेरू की लकड़ी जो लाल रंग की होती है उसको मिला दिया जाता है, या सूखे बेरों के छिलकों का बुरादा मिला दिया जाता है। पिसी हल्दी में शीशा, तांबा आदि के क्षार, पीली मिट्टी में व ईंट का चूर्ण उसमें मिला दिया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज या फिर चूहे की मींगे भी मिला दी जाती हैं। और मलाई और चाय में भी हल्की पत्ती, जैसे कि आप अगर एक अच्छी किस्म की चाय खरीद के लाते हैं तो उसमें भी कई बार सस्ती किस्म की चाय मिला दी जाती है। और या फिर क्या होता है कि पुरानी चाय को सुखाकर भी, जो यूज्ड है, उसको सुखाकर भी दोबारा से मिला दिया जाता है। तो बहुत तरीके की चीजें मिला दी जाती है। मलाई में भी फिर वापस से वही बताया गया, यानी कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन सब में जो ब्लॉटिंग पेपर है उसको काफी ज्यादा मिलाया जाता है, जैसे वो थिक हो जाता है, चाहे वो आपकी मलाई है, रबड़ी है, इससे तो इससे ये की मिलावट काफी ज्यादा की जाती है। कॉफी में चकोरी मिश्रण मिला दिया जाता है। मिठाइयों में कलर कलर डाले जाते हैं। सेक्रीन, जहां मिठाई चीनी डालनी चाहिए, चीनी की जगह सेक्रीन डाला जाता है। जीरे की जगह कच्ची फुल वाद के बीजों का या रेत का मिश्रण मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों की मिलावट की जाती है। शहद में गुड़ की चाशनी का मिश्रण मिला दिया जाता है। तो ये सब मिलावट के बारे में कल हमने पढ़ा था। और अब बात करते हैं जांच पर मिलावट का पता कैसे लगाया जाए कि इसमें मिलावट की गई है। तो शहद, सबसे पहले बताया, शहद के बारे में बात करते हैं। अगर शहद में मिलावट है तो हमें कैसे पता चल सकता है। तो एक रुई के फोहे को माचिस से जलाएं और देखें, यदि आग लग जाती है तो शुद्ध, मतलब आपने एक रुई के फोहा है उसको शहद में डिप कर लिया और उसको जलाएं। अगर उसमें आग लग जाती है तो वो शुद्ध है, किंतु आग नहीं लगती तो शहद मिलावटी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शहद फ्लेमेबल चीज है, यानी कि वो जल्दी आग पकड़ लेता है।
तो दूध में मिलावट का कैसे पता लगाया जाए? दूध में यूरिया, वॉशिंग पाउडर, पानी, स्टार्च आदि मिलाकर मिलावट की जा सकती है। अतः जांच के लिए लैक्टोमीटर से रीडिंग जांची जाती है। तो अगर रीडिंग 28 से 34 के बीच आए तो दूध शुद्ध है, किंतु 28 से कम रीडिंग आने पर पानी की मिलावट, मतलब उसको उसका फैट चेक किया जाता है, कितना उसके अंदर फैट पाया जाता है। तो अगर वो 28 से 34 के बीच अगर उसके अंदर फैट आ रहा है तो इसका मतलब कि दूध सही है। अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब कि उसमें पानी या किसी चीज की मिलावट की गई है। किंतु रीडिंग को बढ़ाने के लिए स्टार्च मिला दिया जाता है ना, शक्कर आदि मिला दिया जाता है, जिसे उस दूध में आयोडीन मिलाकर गर्म करें तो दूध का नीला हो जाना। तो इस स्टार्च की का कैसे पता चला जाए कि स्टार्च मिला हुआ है? तो स्टार्च का एक तरीका होता है कि किसी भी चीज में अगर स्टार्च है तो उस दूध में आयोडीन अगर हम डाल देते हैं तो वो क्या होता है, दूध मतलब स्टार्च आयोडीन के साथ जो कंबाइंड होता है तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो अगर दूध में स्टार्च मिलाया गया है तो आपको आयोडीन डालते ही पता चल जाएगा। जैसे ही आप उस दूध में आयोडीन डालोगे तो वो नीले कलर का, अगर वो दूध नीले कलर का हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। ठीक है, अगर वो नीला नहीं होता है, वैसे ही रहता है, तो इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं है, स्टार्च की मिलावट नहीं है। यूरिया का पता करने के लिए परख नली में 5 मिलीलीटर दूध में 2 बूंद अल्कोहल मिला दें तो थोड़ी देर में दूध का रंग नीला होना यूरिया की मिलावट को दर्शाता है। इसी तरीके से आप अगर कुछ ड्रॉप्स दूध की लें और उसमें 1-2 ड्रॉप अल्कोहल डाल दें, अगर वो दूध नीला हो जाता है अल्कोहल डालने पर, तो इसका मतलब उसमें क्या मिलाया गया है? यूरिया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग क्या चीज की मिलावट की गई है, अलग अलग चीजों से आप उसका पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से सरसों के बीज व तेल में मिलावट, आर्जिमोन या सत्यानाशी खरपतवार के बीज सरसों में मिलते जुलते होते हैं। अतः जांच करके पता लगाया जा सकता है। जैसे सरसों के बीज चिकने और दबाने पर बीज के अंदर का हिस्सा पीला नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ सत्यानाशी खरपतवार का बीज खुरदुरा होता है और दबाने पर बीज के अंदर का हिस्सा सफेद नजर आता है। सरसों के तेल की कुछ मात्रा लें और उसमें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाकर देखें। यदि थोड़ी देर बाद लाल भूरे रंग की परत दिखाई दे तो इसमें आर्जिमोन या सत्यानाशी तेल को मिलाया गया है। ठीक है, तो सरसों के तेल का भी आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। या तो उसके बीज में अगर मिलावट की गई है तो उसका भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो सरसों का बीज होता है काफी चिकना होता है और अंदर से दबाने पर वो पीला निकलता है। लेकिन अगर उसके अंदर दूसरे तरीके के जो बताया गया सत्यानाशी उसका बीज अगर मिलाया गया है तो वो अंदर से सफेद होता है और ऊपर से खुरदुरा होता है। तो आप उसको बाह्य रूप से भी पता लगा सकते हैं। और दूसरा है, अगर तेल में मिलावट की गई है तो तेल में नाइट्रिक एसिड मिलाकर देखें। अगर ऊपर कुछ थोड़ी देर उसको रख दे नाइट्रिक एसिड डाल के, और अगर उसमें कुछ देर बाद लाल भूरे कलर की ब्राउनिश एक लेयर आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आर्जिमोन या सत्यानाशी के तेल को मिलाया गया है। ठीक है, तो इस सरसों के तेल के अंदर मिलावट का पता लगाया जाता है इस तरीके से। आइसक्रीम पर नींबू की कुछ बूंदे डालें और देखें, यदि बुलबुले बनते हैं तो वॉशिंग पाउडर की मिलावट की गई है। ठीक है, तो आइसक्रीम में नींबू, आप बहुत इजी सी प्रैक्टिस है ये, तो आइसक्रीम में आप नींबू डाल के देख सकते हैं। तो अगर उसमें झाग उठते हैं तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है वॉशिंग पाउडर की। नाउ चाय की पत्ती में मिलावट। चाय की पत्ती को सफेद कागज पर रखकर रगड़ने पर मिलावटी रंग कागज पर आ जाता है। अगर मतलब कि उसको कलर किया गया है चाय की पत्ती को, तो सफेद कागज पर अगर आप उसको रब करेंगे तो उसमें कलर छूट जाएगा। अगर प्योर चाय की पत्ती है
तो उसको सूखा रब करने पे कोई भी कलर नहीं छोड़ती। तो इस तरीके से आप उसमें पता लगा सकते हैं कि उसको कलर किया गया है या नहीं किया गया है। चाय कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में नींबू का रस डाल दें और उस पर कुछ चाय पत्ती डालकर देखें। यदि रंग हरा पीला दिखाई दे तो चाय में मिलावट नहीं है, परंतु यदि नारंगी या दूसरा कलर आने पर मिलावट का इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक और तरीका है, एक तरीका तो ये हो गया उसको रब करके देख लो। दूसरा तरीका है चाय पर चुंबक फहराने से, अगर लोहे की उसमें मिलावट की गई है तो वो चुंबक पे चिपक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप उसका पता लगा सकते हैं। तीसरा मेथड है कि अगर कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन ले लें और उसमें नींबू का रस डाल लें, कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में, और उस पर कुछ चाय पत्ती डालकर देखें। अगर वो हरी नीली दिखाई देती है तो इसका मतलब कि मिलावट नहीं है, और अगर वो थोड़ी ऑरेंज या रेडिश कलर की हो जाती है तो इसका मतलब कि उस चाय पत्ती में मिलावट की गई है। तो ये बहुत ही सरल से तरीके हैं जिनको आप आसानी से अपने घर पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है लाल मिर्च का। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लें और उसे पानी में के ग्लास में मिलाएं। यदि पानी लाल हो जाए तो मिलावट है, या यदि ईंट का मिश्रण डाला जाता है तो वह गिलास के तले में बैठ जाएगा। तो ये 2 तरीके बताए हैं लाल मिर्च का पता लगाने के लिए। अगर लाल मिर्च को पानी में मिक्स करने पे वो पूरा पानी लाल हो जाएगा तो उसमें कलर है, और ईंट का बुरादा मिला है क्योंकि वो हैवी होता है तो वो उसकी तली में यानी कि पानी की तली में नीचे बैठ जाएगा। नॉर्मल मिर्ची तो हल्की होती है बहुत, तो वो नीचे भी नहीं बैठेगी और पूरा जो पानी उसको लाल नहीं कर देगी। ठीक है, शुद्ध घी, एक परखनली ट्यूब में पिघला हुआ घी लें और उसी मात्रा में कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लें। मिलाने के बाद 1 चुटकी चीनी मिलाने पर लाल रंग की परत दिखाई दे तो वनस्पति घी में मिलावट का संकेत है। तो इसमें क्या करना है, घी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर देखें, अगर और थोड़ी सी चीनी डाल दें और उस पर यदि लाल रंग की परत आ जाए तो इसका मतलब है कि हाँ उसमें मिलावट की गई है। केसर, केसर में तो काफी ज्यादा मिलावट होती है। प्योर केसर तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो केसर बेसिकली एक फूल होता है और उसके अंदर का एक जो फूल के अंदर का एक पार्ट होता है वो केसर होता है। ठीक है, तो वो इतनी आसानी से और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि केसर को पानी में मिलाने पर यदि रंग छोड़े तो समझो नकली है। तो वो क्या होता है कि अगर उसको आप पानी में ऐसे मिला दें तो वो कलर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शुद्ध केसर पानी में घंटों तक डालने पर भी कलर नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा केसर को जब भिगोया जाता है तो उसको पानी में नहीं भिगोया जाता है, उसको किसमें भिगोया जाता है, दूध में, है ना। तो वो दूध में मिक्स होने पर ही अपना कलर छोड़ता है, वो पानी में छोड़ता ही नहीं है, इसीलिए उसको पानी में नहीं मिलाया जाता। उसे आप किसी भी चीज में जब डालते हो तो उसमें दूध में मिलाकर उसे डालते हो, है ना। तो यानी कि पानी में वो अपना असर नहीं छोड़ता। तो अगर आपने केसर को पानी में लिया और अगर वो लाल रंग का हो गया पानी तो इसका मतलब कि प्योर केसर नहीं है। दूसरा, केसर में आजकल जो मक्की के जो वो भुट्टा होता है उसके जो बाल होते हैं ऊपर के, उनको भी कलर करके केसर के रूप में बेचा जाता है, तो वो भी एक काफी मिलावट होती है केसर में। अब बारी आती है काली मिर्च की। तो काली मिर्च में पपीते के सूखे बीजों की मिलावट की जाती है, अतः पानी में डालने पर पपीते के सूखे बीज ऊपर आकर तैरने लगते हैं। तो देखिए, अगर काली मिर्च प्योर होगी तो वो ऊपर नहीं तैरेगी पानी में, क्योंकि काली मिर्च हैवी होती है, भारी होती है। लेकिन अगर उसमें पपीते के बीज की मिलावट की गई है तो वो पपीते के बीज जो है सूखकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं। पपीते के बीज काफी हल्के होते हैं,
ठीक है, और काली मिर्च हल्की नहीं होती, तो काली मिर्च ऊपर नहीं तैरेंगी, ठीक है, पपीते के बीज ही तैरेंगे। तो आप थोड़ी काली मिर्च लें, उसे पानी में डाल दें एक ग्लास में या किसी बर्तन में, और अगर वो ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब कि उसमें मिलावट की गई है। ऐसे तरीके बताए गए जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो, अपने आराम से घर पे रह के टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है असामाजिक और लोभी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा किसी खाद्य पदार्थ में कोई भी सस्ता एवं घटिया किस्म का अन्य समान प्रकृति वाला मिला जुला पदार्थ मिला देने और उससे मूल पदार्थ निकाल लेने की प्रक्रिया को भी मिलावट कहते हैं। यानी कि जो उसका मूल पदार्थ है उसको निकाल लिया जाए और उसमें उसी के जैसा कुछ और मिला दिया जाए, तो उसको भी मिलावट कहते हैं। मिलावट दो तरीके से हो सकती है, उद्देश्यपूर्ण या फिर आपत्तिक मिलावट। उद्देश्यपूर्ण क्या होता है कि जो मिलावट जानबूझ के की गई हो, मुझे पता है और फिर भी मैं उसे मिला रही हूँ कि मैं इस चीज में मिला रही हूँ। एक होती है कि उसको हम उद्देश्यपूर्ण नहीं कहेंगे, यानी कि मिलावट हो जाती है बट वो किसी ने भी इंटेंशनली मिलावट की हुई नहीं है। तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट विक्रेता द्वारा जानबूझकर की जाती है। इसमें विक्रेता ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में कोई सस्ता समान प्रकृति वाला मिला जुला वैसा ही दिखने वाला अन्य पदार्थ मिला देते हैं, जो जरूरी नहीं कि एक खाद्य पदार्थ हो या वो कोई हानिकारक पदार्थ भी हो सकता है, या वो खाद्य पदार्थ में से आवश्यक जरूरी अवयव निकाल लिए जाएं और उसमें कुछ भी दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए, जैसे कि अनाज दाल आदि में कंकड़ पत्थर मिला दिए जाना, या फिर दूध से क्रीम का निकाल लेना। तो जिसमें क्रीम जो निकाली गई है वो उद्देश्यपूर्ण मिलावट है, यानी कि उसको जानबूझकर निकाला गया है। किसी भी अनाज में दाल में अगर कोई कंकड़ पत्थर मिला रहा है तो वो एक उद्देश्यपूर्ण मिलावट है। मसालों में ये जितनी मिलावट हमने पढ़ी तो ये सब भी उद्देश्यपूर्ण मिलावट है, जिनको कि जानबूझकर किया जाता है, तो वो उद्देश्यपूर्ण। और दूसरी है आपत्तिक, यह है मिलावट जानबूझकर नहीं की जाती बल्कि ये मिलावट अज्ञानता से हो जाती है, जो किसी लापरवाही दुर्घटना अथवा वस्तुओं के उचित भंडारण के अभाव में हो जाती है। ऐसी मिलावट खाद्य पदार्थों के संग्रहण प्रसंस्करण स्थानांतरण पैकिंग करते समय हो जाती है। विक्रेता को इसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता को हानि हो जाती है। तो और कभी कभी उसे धन के साथ साथ स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पड़ती है। तो यानी कि जो अज्ञानता पूर्वक सपोज कोई सामान दुकान में बहुत समय से रखा हुआ है, वो खराब हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि खराब हो चुका है और उसने वो सेल कर दिया। या फिर इस तरीके की चीजें कि कोई चीज में हमें पता नहीं चला और उसमें मिलावट मतलब वो चीज के अंदर मिलावट थी या हुई और वो हम मतलब जानबूझकर नहीं की गई है, तो उसको अज्ञानता या आपत्तिक मिलावट कहा जाता है। अब मिलावट से बचने के उपाय। मावे की जांच के लिए सैंपल लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें और उसमें 20 ml पानी डालकर उबालें। ठीक है, तो ठंडा होने पर उसमें 2 बूंद आयोडीन डाल दें। अगर सैंपल का रंग नीला हो जाता है तो उसमें स्टार्च मिलाएं। सेम वही बात जो दूध में मैंने आपको बताई थी, अगर स्टार्च का टेस्ट करना है, किसी भी चीज में स्टार्च मौजूद है तो उसके लिए आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाता है। आयोडीन डालते ही स्टार्च जो है ब्लू कलर का हो जाता है। इसी तरीके से मावे का भी आप इस टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें मिलावट की गई है स्टार्च की तो वो आयोडीन डालते ही ब्लू कलर छोड़ देगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें मिलावट का पता लगा सकते हैं। अगर 5 लीटर दूध में पानी की मिलावट परखने के लिए किसी चिकनी सतह पर दूध की कुछ बूंदे गिराएं। तो यहाँ पे ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है,
तो क्या होता है कि जब जैसे दूध है, आपने कहीं किसी उस पे गिरा दिया, तो अगर वो वहां पे जमता है तो, और या फिर बह जाता है, तो उसके बेस पे भी आप उसको उसके अंदर मिलावट का पता लगा सकते हैं। अगर वो जैसे बह गया तो यानी कि उसके अंदर पानी की मिलावट ज्यादा थी, जो एकदम बह गया। जो प्योर मिल्क होता है वो थोड़ा सा पीछे उतना तेजी से नहीं बहता, तो यानी कि उसके बेस पर भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेब की चमक देखकर ज्यादा खुश नहीं होना, यानी कि एप्पल जो है, जितने आजकल हम बाजार में देखते हैं शाइनी फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, चमकदार फल रखे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बहुत ज्यादा चमक फलों पर अगर दिखाई दे तो उसका मतलब भी हो सकता है कि उसके ऊपर वैक्स की एक परत चढ़ाई गई हो और उससे वो चमक मतलब दिखाई जाती है, कि जिससे जो ग्राहक है वो उससे अट्रैक्ट होकर उसको खरीदे, कि अच्छा क्वालिटी का आपको फल दिखाई दे रहा है तो आप उसको खरीदेंगे। तो जबकि ऐसा नहीं होता, तो उसमें तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप उसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो वो एक अलग ही लेयर वैक्स की हटने लगेगी, तो आप उसका पता लगा सकते हैं। अगली बार चाय बनाने से पहले चाय पत्ती को जरूर जांचें। चाय पत्ती ठंडे पानी में डालने पर रंग छोड़े तो साफ है कि उसमें मिलावट है और वो या एक बार यूज हो चुकी है। ठीक है, तो चाय पत्ती ठंडे पानी में कलर नहीं छोड़नी चाहिए, गर्म पानी में ही उसका रंग आना चाहिए। ठीक है, अगर पानी में, ठंडे पानी में भी वो कलर छोड़ रही है तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। नेक्स्ट है, मटर के दाने खरीदे तो उसमें से एक हिस्से को पानी में डालकर हिलाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। अगर पानी रंगीन हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें मिलावट की गई है, मेलाकाइट। ऐसा मिलावटी चीजें खाने से पेट से संबंधित गंभीर रोग होते हैं, जैसे अल्सर, ट्यूमर होने का खतरा रहता है। आजकल जैसे कि देखने में आता है, जैसे कि आजकल तरबूज का भी मौसम है, तो तरबूज को भी अंदर से उसके अंदर भी कलर डाल दिया जाता है जिससे कि वो रेडिश कलर का हो, और वो भी एक बहुत बड़ी मिलावट है। और उसको मीठा भी कर दिया जाता है, जैसे कि मिठाइयों में भी कहा कि चीनी की जगह सेक्रीन यूज कर दी जाती है, तो इसी तरीके से उसमें भी जैसे हमें लगता है कि हाँ हम तरबूज लाए, बहुत मीठा है, बहुत लाल है, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा आपको लाल और बहुत ज्यादा मीठा आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें मिलावट हुई है। तो बहुत ज्यादा मीठा तरबूज का होना भी आजकल मिलावट का ही एक निशानी दिखाई देती है। और जैसे बहुत सारी जैसे कि मटर वगैरह हैं या लीची है, लीची बहुत रेड कलर की अगर आपको बाजार में दिखती हैं, तो वो भी इस तरीके के बहुत सारे फल सब्जियां हैं जो बहुत ग्रीन, बहुत रेड कलर की, यानी जिनका कलर एकदम खूब अच्छा ब्राइट कलर अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब ऐसा हो, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उसके ऊपर कलर किया गया हो। तो उन चीजों से भी आपको बचना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे कि लीची का मौसम भी अभी आने वाला है, तो बहुत ही लाल लाल कलर की अगर लीची आपको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि उनके ऊपर कलर किया गया हो, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है किसी भी फल का, एक तो बिल्कुल एक समान नहीं होता और वो इतना चटकीला एकदम ऐसा भी नहीं होता है, तो वो आप समझ सकते हैं अगर आप उसको उसकी चमक पे जाके किसी भी फल सब्जी को ना खरीदें और उसके जो नेचुरल रंग रूप है उसको ही समझ के उसको लेना चाहिए। इसी तरीके से जैसे दालें वगैरह भी, आजकल पॉलिश्ड दालें आती हैं, उनमें चमकदार दालें आप खरीदते हैं तो वो उन पर भी पॉलिश की जाती है। और जैसे तिल है, और जैसे तिल आप मार्केट से लाएंगे तो बिल्कुल वाइट और शाइनी तिल आप, लेकिन तिल का कलर भी बिल्कुल वाइट नहीं होता है, वो भी हल्का क्रीमिश ब्राउनिश टाइप का होता है। तो यानी कि अगर बिल्कुल सफेद चमचमाते हुए तिल आप लेके आ रहे हो बाजार से, तो इसका क्या मतलब है कि उनपे भी पॉलिश की गई है। इसी तरीके से जैसे चावल,
जो नॉर्मली आप चावल लेके आते हैं तो उनके ऊपर भी वाइट पॉलिश्ड राइस आते हैं। 99% राइस जो है पॉलिश्ड होता है, तो उस पर भी पॉलिश की गई होती है। तो ये सब ग्राहक को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है कि जिससे कि ग्राहक अच्छा रंग रूप देके उनके सामान को खरीदे। तो आप दालें हो गई, चावल हो गए, और इन सब, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक और उदाहरण दूं। अगर आप दलिया खरीदने जाते हैं तो दलिया भी आजकल क्या होता है कि उसके दलिये के ऊपर की जो लेयर होती है वो हटाकर सेल किया जाता है, कि यानी कि जो गेहूं के जो फाइबर है, गेहूं में जो फाइबर होता है वो केवल उसकी ऊपरी परत में होता है। गेहूं के अंदर फाइबर नहीं होता, वो प्योर स्टार्च रह जाता है। अगर आपने, जैसे आप आटा खरीद के ला रहे हो तो वो भी एक मिलावट है। जैसे आप आटा खरीद के लाए लेकिन उसका चोकर निकाल लिया, आप चाहे वो किसी चक्की से ला रहे हो या मिल में कहीं पे वो तैयार हो रहा है आटा, पैकेज्ड आटा लेके आ रहे हो, तो उसमें वो उद्देश्यपूर्ण मिलावट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अधिकतर उसकी ऊपरी परत हटा ली जाती है और जो अंदर का गेहूं होता है उसको वो प्योर स्टार्च बच जाता है, यानी कि वो सिर्फ आपको एनर्जी दे रहा है, उसके अंदर और कोई ज्यादा पोषक तत्व बचते ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, आज के समय में गेहूं से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो तो हटा ही लिया गया है। ठीक है, और जब किसी चीज में फाइबर को आप हटा देते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो चाहे तो आप दलिये के रूप में, अगर आप दलिये को ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर की एक लेयर हटी हुई आपको दिखाई देगी, समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर की एक लेयर हटी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाजार से आटा, कहीं से भी आटा लाते हो तो उसको जितना हो सकता है मोटा आटा लेकर आए जिसमें चोकर हो, क्योंकि चोकर ही उसका फाइबर है। आपने वो फाइबर ही हटा दिया तो उसमें कुछ नहीं बचता, उस गेहूं में, उस आटे में कोई पोषक तत्व नहीं है, केवल और केवल वो प्योर स्टार्च है। और स्टार्च अत्यधिक मात्रा में, आप एक सिंपल शुगर है जो अत्यधिक मात्रा में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज दे रहा है, यानी कि शुगर लेवल आपका बहुत तेजी से बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर। तो इसलिए इन चीजों का आमतौर पर ध्यान रखना चाहिए। और इस ये ऐसी मिलावटें हैं जो कि मतलब कि की जा रही हैं, और हम उनसे उतने भली भांति कई बार परिचित नहीं भी होते और हम उनके शिकार बन रहे हैं। ठीक है, उन मिलावटों के। तो इस तरीके से आटा अगर खरीद कर लाएं तो कोशिश करें चक्की से खरीदें, जो पैकेज आटा है वो कम से कम खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी बहुत न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और उसमें और भी बहुत सारी चीजों की मिलावट भी होती है, एंड उसमें कोई न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है उसका न्यूट्रिशन, फाइबर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो केवल आपका पेट भरता है, आपको सिर्फ ग्लूकोज बढ़ाता है आपके ब्लड में, वो आपको आपके सेहत के लिए कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर आगे चलने की। खाने में पिसी हल्दी का रोजाना इस्तेमाल होता है। हल्दी में मेटानिल येलो की मौजूदगी से कैंसर हो सकता है, यानी कि हल्दी में भी अलग अलग तरीके से मिलावट की जाती है। खाने में पिसी हल्दी का रोजाना इस्तेमाल होता है। इसका टेस्ट भी हल्दी पाउडर में 5 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर किया जा सकता है। अगर सैंपल बैंगनी हो जाए तो हल्दी मिलावटी है। अगर आपके पिसी हल्दी में मिलावट से बचना चाहते हैं तो साबुत हल्दी लाकर खुद पीसें या पिसवाएं। किसी और तरीके से साबुत हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी काफी रिस्की है। हल्दी की पहचान करने के लिए पेपर पर हल्दी को रखकर ठंडा पानी मिलाएं। अगर रंग अलग हो जाए तो हल्दी पॉलिश की हुई है, यानी कि ठंडे पानी में कलर बहुत कम चीजें छोड़ती हैं, चाहे लाल मिर्च हो, चाय की पत्ती हो, हल्दी हो। अगर ठंडे पानी में वो कलर छोड़ रही हैं तो इसका मतलब वो सब मिलावटी चीजें हैं। ये सब चीजें तो तेल में, गर्म पानी में ही कलर छोड़ती हैं, तो ठंडे पानी में इनका कलर छोड़ना मिलावट की एक पहचान है। मसाले में इस्तेमाल होने वाले दालचीनी,
में अमरूद की छाल मिला दी जाती है। इसे हाथ पर रगड़ कर देखें, अगर यह नकली होगी तो कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और मिलावट के कोई आप भी 5 उदाहरण कम से कम मुझे देंगे कि आप आम जिंदगी है, जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण आपको दिए, तो आपके आसपास में आप कहाँ देखते हैं कि मिलावट होती है। ऐसे 5 उदाहरण आप लोग मुझे मिलावट के देंगे। चलिए सोचकर बताइए कि ऐसी कहाँ जो मैंने बताए उनसे अलग आपको बताना है। आप अपने आसपास कहाँ देखते हैं कि मिलावट हो रही है? मैम राशन की दुकान पर जो गरीबी रेखा के जो रहते हैं वहां पे बहुत मिलावट होती है। किस चीज की, ये बताइए कि इसमें क्या मिलाया जाता है, या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसमें ये मिलाया जा रहा है? मैम चावल में देखे तो बहुत सारा वो लोग मिट्टी वगैरह कचरा या उससे जो व्हाइट कलर की जो चीज होती है वो मिला दी जाती है उसमें। और गेहूं हाँ, में भी इतना सारा कचरा डाल दिया जाता है, बहुत अति। अच्छा। हाँ, तो इसी तरीके से आप और कोई उदाहरण देंगे जो आपकी आम जिंदगी में आप देखते हैं कि किसी भी चीज में मिलावट की जा रही हो? अरहर की दाल में मटर की दाल मिला देते हैं। हम्म। और कोई उदाहरण देंगे आप? 2 उदाहरण हो चुके, 3 उदाहरण अपने दिमाग पे जोर डालिए कि पास की नमक और चीजों को। नमक और पानी मैम और शुद्ध पानी को घी में भी मिलावट होती है। मैम नमक और पानी को नमक और पानी को मिलावट करना, चीनी और पानी को मिलावट करना, और उन दोनों को यदि अलग करना चाहते हैं वाष्पीकरण के द्वारा उसे हम अलग भी कर सकते हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन मतलब अब जैसे नमक है तो आप कैसे नमक में कहेंगे किस चीज की मिलावट की जा रही है, या चीनी में किस चीज की? नमक बात वहां हो रही है, वो तो एक आप प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर उनको मिला दिया जाए तो कैसे अलग करेंगे। वो चीज, वो टॉपिक अलग हो गया, वो एक केमिस्ट्री में चला जाता है टॉपिक। हम बात करें यहाँ पर जो आमतौर पे मिलावट की जाती है, वो किसमें क्या मिलाया जाता है कि वो मिलावट उद्देश्यपूर्ण मिलावट का कोई उदाहरण देंगे? तो मिलाने का तो मैम तो बहुत प्रोसेस है कि मतलब बहुत तरीका मिला सकते हैं। ऐसा चीज मिलाइए जिसका कि सोल्यूशन भी हो सकता है कि हम उसको अलग भी किया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ भी मिला रहे हैं तो उसका अलग करना भी एक प्रोसेस है। जैसे कि धान या जैसे मकई होता है उसमें भूसी मिला हुआ रहता है, गेहूं में भूसी मिला हुआ रहता है, तो उसको अलग करने का प्रोसेस है कि हम हवा के द्वारा कर सकते हैं, जिसे पलावन विधि हम कहते हैं। तो हाँ, वो तो एक उद्देश्यपूर्ण मिलावट नहीं है। अब वही जैसे आपने बात बताई, अब जैसे गेहूं खेत से कटता है तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी का आना नेचुरल है, और उसको साफ करना का एक तरीका है कि हम उसको इस चालन विधि तरीके हो से गया। यदि उसमें कर। मिट्टी मिला हुआ है तो उसको हम यदि साइड कर रहे हैं तो चालन विधि से हम कर सकते हैं उसको। यदि भूसी को अलग करना है तो उसे पलायन विधि से कर सकते हैं। तो लेकिन बात वहां आती है, ये तो हो गया नेचुरल एक चीज, लेकिन मिलावट चीज एक अलग चीज होती है जिसको उद्देश्यपूर्ण मिलाया जाए। ठीक है, तो उस मिलावट के हम कुछ उदाहरण की बात करें कि आपकी आम जिंदगी में आप कहाँ देखते हैं कि कोई आप या तो जो उस चीज को बना रहा है वो उस चीज में मिलावट कर रहा है, या कोई भी जैसे कि ये। मैम चलिए मैम कि जैसे चावल या मैम बताइए प्रिया। मैम शहद में और शुद्ध घी में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। हाँ, जैसे शहद में काफी ज्यादा मिलावट पाया जाता है, और घी के अंदर भी काफी ज्यादा मिलावट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कि जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, और उसमें उद्देश्यपूर्ण मिलावट की जाती है। तो ये बहुत ही ऐसे मिलावट हैं जो हमें पता भी होते हैं कि ये इसमें मिलावट का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर अगर आप लोगों के पूरे सिलेबस से कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैम यदि हम घी और क्या बोलते हैं मधु को यदि मिलाया जाता है
तो उसको मान के चलिए कि दोनों मिला हुआ है तो उसको अलग करने का प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना, कि तब तो हम उससे बच सकते हैं ना। हाँ, लेकिन बात वहां पे आ रही है कि उसमें मिलावट अगर हम जो कर रहे हैं मिलावट, वो मिलावट ही ना अगर करें, शुद्धता के साथ चीजों को बेचें, तो किसी को नॉर्मली आप उस चीज को, प्रोसेस को घर में लाके अगर हम हर चीज को शुद्ध करेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा। तो मैम तो कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन तो प्रोसेस क्या है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं कि अगर कोई किसी का पूरे सिलेबस से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, आगे चलते हैं। मैम आपकी स्टडी जैसे आप पढ़ा रहे थे तो साथ में मैंने चाय पत्ती का एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें पूरा कलर निकला ठंडे पानी में। मैडम एक दिन मैंने उसमें निकला तो बहुत गुस्सा भी आया मुझे भयंकर, पता नहीं कि कौन सा कलर मिला रहे वो, तो बहुत गुस्सा भी आया। आज से कसम खाली चाय नहीं पीना। अरे डुप्लीकेट उठा के लाते हैं तो होगा ही ना भाई, बढ़िया लो। तो मैडम मैंने हल्दी में भी देखा ऐसे, मतलब हल्दी कटोरी के अंदर डाल ली, ऊपर ऊपर कलर आ गया था जी। तो ये आम जिंदगी का ये है। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे, आगे चलेंगे। आप यहाँ पर आप कोई सिलेबस से कोई क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन करूंगी और उनके आप आंसर देंगे। जिसको भी क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और फिर मैं उसका आंसर दूंगी। मैडम सेक्रिन क्या होता है? क्या? सेक्रिन ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि आप आर्टिफिशियली किसी भी चीज को मीठा कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, या इसको एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज में मिठास बढ़ा देते हैं, बट वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर कुछ आपसे सवाल। तो हमने यहाँ पर बात की थी, कल हमने पाचन तंत्र के बारे तक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। तो पाचन तंत्र में हम आ गए थे कि छोटी आंत तक। अब मैं यहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, यानी कि वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में या पाचन तंत्र के किस अंग में पानी को अवशोषित कर लिया जाता है? छोटी आंत में नहीं, हाँ जी, माइक अनम्यूट करेंगे, आंसर देंगे। बड़ी आंत में जी। तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषित कर लिया जाता है और मल को जो है वो गुदाद्वार से बाहर निकलता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, और छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है और उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। होता है मैं बड़ी आंत की। ये आपने लंबाई मुझे किसकी बताई? बड़ी आंत की। बड़ी आंत। बड़ी आंत। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है। ठीक है। तो छोटी आंत जो है ज्यादा लंबी होती है, लगभग 7 मीटर की, और बड़ी आंत
लगभग 1 से 1.5 मीटर की होती है, लेकिन उसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? और उसको जबकि लंबी छोटी आंत है, लेकिन उसको फिर भी छोटी आंत कहा गया, और बड़ी आंत की लंबाई कम होने के बावजूद भी उसको बड़ी आंत क्यों कहा गया? क्या इसका आप आंसर देंगे? चलिए मैं इसका आंसर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि इसकी मोटाई के आधार पर इसको छोटी आंत या बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत की जो मोटाई है वो ज्यादा होती है, इसीलिए उसको बड़ी आंत कहा गया। छोटी आंत काफी पतली होती है, इसीलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है। भले ही लंबी है, लेकिन उसकी मोटाई चौड़ाई वो कम है, तो जिसकी वजह से उसको छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, अब समझ आ गया छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, जबकि लंबाई बड़ी आंत की कम है और छोटी आंत की ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर हाँ, तो यहाँ पर अब मुझे आप बताएंगे फूड फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रबलीकरण किसको कहा जाता है? बताएंगे फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन या किसी पदार्थ का प्रबलीकरण वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उसको बाहर से वो पोषक पदार्थ जो है दे दिया जाता है, तो उसकी जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो पूरी हो जाती है, कमी को पूरा किया जाता है। यह विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में की जाती है। तो फूड फोर्टिफिकेशन के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, जैसे कि नमक में आयोडीन का मिला देना जिससे कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट भी फूड फोर्टिफिकेशन का एक काफी अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ साथ वनस्पति तेल या फिर घी में विटामिन ए या डी को मिला दिया जाना, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता या पोषक तत्व को बढ़ाया जा सके। डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में लाइसिन नाम की प्रोटीन को मिला देने से भी उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप मुझे बताएंगे शेल्फ लाइफ क्या होती है, किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ आप कोई बता रहे हैं? स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को सेल्फ। हाँ, तो जब भी किसी को आंसर देना हो वो हैंड रेस का पहले बटन प्रेस करे, जिसकी वजह से मैं उसका नाम ले सकूं। अगर एक साथ सब बोलेंगे तो उसे आंसर क्लियर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सुमन जी आप बताएंगे। जैसे मैम आम है, आम का अचार हम डाल देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसको हम काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। आम का अचार, सेब का मुरब्बा, हाँ, उसकी बढ़ा देना। लेकिन एक शेल्फ लाइफ होती है नेचुरल, यानी कि कोई चीज कितने समय तक खराब नहीं होती नेचुरली। ठीक है, शेल्फ लाइफ को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
फूड मटर मतलब वो पहले पारंपरिक तरीके बताएंगे मुझे कि कौन से पारंपरिक तरीके हैं तो उसका जिससे किसी भी चीज को खराब होने से बचाया जा सके। सुमन जी आप बताएंगे। मैम मटर है, उसको फ्रीजर में रख दें तो काफी टाइम तक उसे बचाया जा सकता है। ये प्राकृतिक तरीके, हाँ वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थों द्वारा उनका संरक्षण, जैसे किसी भी चीज में नमक की मात्रा को बढ़ा देने से भी प्राकृतिक रूप से आप उसे खराब होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से चीनी को भी अधिक मात्रा में अगर आप मिला देते हैं तो उससे भी उन चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है। या फिर बढ़ा दिया जाए, जैसे अचार एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें कि तेल की मात्रा भी ज्यादा डाली जाती है, इसीलिए कि जिससे अचार लंबे समय तक खराब ना हो, और उसमें नमक की मात्रा भी इसीलिए ज्यादा रखी जाती है कि जिससे वो लंबे समय तक खराब ना हो, प्रिजर्व हो सके। इसी तरीके से जैसे जैम या मुरब्बा वगैरह कोई चीज होती है उनमें चीनी की मात्रा अधिक कर दी ज्यादा रखी जाती है जिससे कि वो चीजें खराब ना हो। अब आप मुझे ये बताएंगे, जो मैंने आपसे पूछा था आपने मुझे आंसर तो दिया था लेकिन वो प्राकृतिक तरीके का नहीं था, तो वो एक अलग हो गया, किसी भी चीज को फ्रीज कर देना या किसी भी चीज को धूप में सुखाना। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि प्राकृतिक तरीके बताइए, किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर उसका संरक्षण करना है उसके लिए खाद्य प्राकृतिक तरीके, तो प्राकृतिक तरीकों में आप नमक, चीनी और तेल के द्वारा उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है उसकी बात बताएंगे। ठीक है, अब बात जो धूप में सुखाने की प्रोसेस है या फ्रीज करने की, वो एक अलग दोनों हैं वो अलग उदाहरण है। ठीक है, अलग तरीके हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि ये तो हो गया प्राकृतिक तरीके से। अब हम यहाँ पर अब आप मुझे बताएंगे कि किन्हीं आर्टिफिशियल या केमिकल के द्वारा किन का जैसे जो मतलब कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कुछ केमिकल्स के द्वारा किन्हीं खाद्य पदार्थों को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके उदाहरण आप मुझे देंगे। जो भी आंसर देंगे पहले हैंड रेज करेंगे और उसके बाद ही आंसर देंगे। यस कुनी जी बताइए। मैम केमिकल मतलब दूध दही को भी हम केमिकल यूज करके ज्यादा देर तक रख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे इसमें पूरा एक ये प्रॉपर क्वेश्चन है, वो एक अलग चीज हो जाती है दूध को दही में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल डाल सकते हैं किसी भी खाने की चीज में जिससे वो चीज खराब ना हो। तो यहाँ पर 3 केमिकल्स बताए गए हैं, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो इन 3 केमिकल्स के द्वारा आप अपने खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे यह एक सिट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं, सिट्रिक एसिड एक अम्लीय पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। ये अधिकतर जैम और स्क्वैश जैसी चीजों में मिलाया जाता है सिट्रिक एसिड। सोडियम बेंजोएट फफूंदी को, फंगस को आने से रोकता है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसको सिर्फ 0.1 कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है, यह है पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसी तरीके से एक और उदाहरण है KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये भी एक ऐसा केमिकल है जिसको खाने की चीजों में यानी कि डाल सकते हैं। हर केमिकल को तो नहीं आप डाल सकते ना, जो खाने की चीजें हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनको डालकर आप उन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो 3 केमिकल्स को ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और KMS। तो यहाँ पर इन केमिकल्स के द्वारा आप फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन के प्राकृतिक तरीके तेल, चीनी, नमक और रासायनिक पदार्थों में
3 केमिकल अभी आपको बता दिए हैं। और इसके अलग धूप में सुखाने की एक प्रोसेस है, धूप में सुखाकर भी आप जो संरक्षण कर सकते हैं खाने की चीजों का। इसी के साथ साथ कुछ चीजों को फ्रीज करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड अलग हो गए। और ये आपका जो फूड प्रिजर्वेशन का जो हाँ, हैंड रेस किया हुआ है। जी बताइए। मैथ्स क्या? हाँ जी, पूछिए। लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ यहाँ पर जो की है, ये सवाल फिर से आ रहा है और इसी का जवाब आप देंगे। और क्योंकि ये सवाल हमारे इस सिलेबस में कई बार दोहराया गया है और ये मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो इसका आंसर आप ध्यानपूर्वक देंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कौन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर बताएंगे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। हेलो हाँ, बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। मैम, पहले तो कार्बोहाइड्रेट। मैम उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहले तो इसको बता दीजिए कि जो जैसे पानी का पचना, आपने बोले कि बड़ी आंच से हो रहा है कि छोटी आंच से होगा? जैसे भोजन के पचना, पानी का पाचन नहीं होता। पानी तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में रहता ही है। पाचन जब तक छोटी आंत तक पानी चाहिए, मैक्सिमम पानी चाहिए, तो इसीलिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है जब तक खाना छोटी आंत में पाचन में रहता है। लेकिन जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है छोटी आंत में, जब वो खाना पाचन के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है, तब पानी नहीं चाहिए। तो पानी का बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है और मल रह जाता है, जो कि फिर गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब उसका आंसर देंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। यस कुनी जी, आप आंसर देंगे? चलिए, इसका आंसर भी मैं दे देती हूँ, समय पूरा हो गया है तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। कल को फिर से ध्यान से पढ़ के आएंगे और कल इसी तरीके से कल पूरा जो मतलब हमारा क्लास रहेगा वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन का ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बताया गया है 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च देने वाले और शर्करा देने वाले। जो स्टार्च देने वाले होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, जो कि मैंने आपको बताया था। पॉलीसैकेराइड में यानी कि सैकेराइड के बहुत सारे अणु होते हैं, जबकि शर्करा देने वालों में सिर्फ मोनो और डाइसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 पर आ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के बताए गए हैं, स्टार्च देने वाले और शर्करा देने वाले। तो जो स्टार्च देने वाले होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, और जो शर्करा जो यानी मिठाई में होते हैं एक तरीके से, वो मोनोडाइसैकेराइड। ये ज्यादा तेजी से, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो बात आ जाती है कि जैसे एक मुट्ठी है तो इसको खोलने में ज्यादा टाइम लगता है। तो पोली ये यानी कि इसमें कई सारे अणु हैं, तो यानी कि इसको टूटने में टाइम लगेगा मुट्ठी को, क्योंकि इसमें ज्यादा अणु है। पॉलीसैकेराइड आप इसको मान लें। ठीक है, अब मोनो और डाई में, मोनो में माने एक ही अणु है, तो एक अणु तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो उसको वो बहुत जल्दी एनर्जी देता है। डाई में 2 अणु हो जाते हैं तो 2 भी जल्दी टूट जाते हैं। तो जो अणु जल्दी टूट जाते हैं वो माने यानी कि जो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड होते हैं वो जल्दी टूट के जल्दी एनर्जी दे देते हैं। पॉलीसेकेराइड को टूटने में समय लगता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे अणु, पॉली माने बहुत सारे, मोनो और डाई माने 1 और 2। तो एक है या 2 है तो वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये आज का रिवीजन हो गया, समय पूरा हो गया। शांति पाठ करते हैं, बाकी रिवीजन कल करेंगे।
यस कुनी जी, आप करेंगे शांति पाठ? जी मैम। सब लोग हाथ जोड़िए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए।